Well friends, the topic today is industry, manufacturing, India, a powerhouse of growth। जो हम सिविल सर्विसेज के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, कॉमर्स सभी के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन जिसको आप कह सकते हो, और समय की जरूरत है डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान 10th सेंचुरी से पहले दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हब था। बहुत सारे ऐसे गैजेटियर्स में लिखी हुई चीजें हैं कि ढाका का मार्केट लंदन के मार्केट से बड़ा था। बीच में जो कुछ हुआ वो सारी चीजें हैं। हमारा स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री, खास तौर से हैंडीक्राफ्ट बहुत ही ताकतवर था। अब हम आजादी के बाद हमने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत चैलेंजेस भी हैं, और देयर आर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडिया इज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ explosion in the field of manufacturing, और अगर ऐसा होता है तो हम डेवलप्ड कंट्रीज की पंक्ति में आ सकते हैं। यहां मैं सिलसिलेवार एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इंडिया एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस किस तरह से बन सकता है। देखिए, अबाउट 15 to 80%, 18% ऑफ द जीडीपी कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारा सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा हो गया जो 53% देता है। हम चाहते हैं कि ये 25% तक 2030 तक हो जाए जीडीपी में। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा अगर 25% हो जाता है तो हम एक तरह से रैपिड स्ट्रेंड ऑफ ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अबाउट 8 करोड़ पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बहुत बड़ा। और अगर कैटेगराइजेशन देखें इंडस्ट्री की, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कुछ मेटलर्जिकल है जो मेटल की बेस्ड होती है, खनिज के ऊपर, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम का है, इस तरह से। कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जैसे शुगर केन और टेक्सटाइल है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक, आज जमाना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और हिंदुस्तान एक धमाका, हम सब लोग बधाई के पात्र हैं। फार्मा इंडस्ट्री में हमने बहुत कमाल किया है, वी आर एट नंबर 1। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है, प्रोसेस जो केमिकल्स हैं वो हम चाइना से लेते हैं। पहले रॉ मटेरियल हमारा चाइना का जाता है, वह प्रोसेस होकर बहुत सारी चीजों का यहाँ पर आता है, लेकिन स्टिल फार्मास्यूटिकल्स में हमने धमाका किया। और बहुत सारी और चीजें आगे आते जाएंगी। एक एक बात को हम लेते हैं। सबसे पहले ऐसी कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री को दिक्कत करती जाती है। अगर आप देखें, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ। ये 3 जो मिनरल्स हैं इनकी एक्सप्लोरेशन ठीक से नहीं हो रही,
और हमारे पास खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए। हमको चाइना के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। जो हमारे चैलेंजेज हैं वही हमारी सॉल्यूशंस भी वही से निकलेंगे। हमको कैपेसिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। लो कैपेसिटी इंडस्ट्री है, जंग लगी हुई मशीनें हैं, उनमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। हमको कैपेसिटी को अप टू द कैपेसिटी चीजें नहीं काम कर रही। एक बड़ी बात और है, जो रिलेशन विद सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशन है, वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बिलेटेड करते हैं, डिलेट कर देते हैं, कई बार सबोटेज भी हो जाती है। और एक एनवायरमेंटल इश्यूज है, लगाना चाहो आ जाते हैं, एनवायरमेंट का ये हो जाएगा। कुछ भी होते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, नर्मदा कितनी देर में क्लियर हुआ, इसी तरह से आपका टिहरी डैम है, कितनी देर से दिक्कत आ गई। ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी तो चाहिए हमको, इजी टू डू बिजनेस, जब तक हम अच्छी तरह से आओ अट्रैक्ट करो पूंजी को। हिंदुस्तान में एक बड़ा साइको पैदा करके जो पूंजी निर्माण करते हैं, उनको पता नहीं एक ठीक की तरह से देखने लग जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स वो लोग देते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रोजगार भी पैदा करता है, मैन्युफैक्चरिंग, वो अट्रैक्ट अगर जब तक करोगे। यहाँ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, किसी जमाने में बंगाल एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होता था, बंगाल। लेकिन इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हुई, इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया कि बंगाल क्या हालत हो गई। अगर बहुत ज्यादा लेबर अनरेस्ट रहता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा, वो चीजें हट जाती हैं। इसलिए पीस बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं गुड़गांव बहुत तेजी से आगे बढ़ा, एकदम धमाका कर दिया। उसके साथ दूसरे शहर थे, वहां पर इतनी अच्छी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, उसका माहौल नहीं था, उसने फर्क डाल दिया। मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, वो लॉजिस्टिक की है। इंडिया में जो लॉजिस्टिक का जो खर्चा है, द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक, वो 14 to 18% हो जाता है, लाने ले जाने का, हैंडलिंग का। एंड वी डोंट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ warehouses, good quality warehouses we lack। और हैंडलिंग ऑफ द गुड्स है, उसमें दिक्कत हो जाती है, पोर्ट्स के ऊपर डिले हो जाते हैं, रेलवे हमारा इतना एफिशिएंट नहीं है। अच्छी बात यह है, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ की जरूरत है और ईस्ट वेस्ट की भी जरूरत है, वो अभी प्रोजेक्ट पता नहीं कब आएंगे। फास्ट एफिशिएंट जो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और जो वेयर हाउसिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द गुड्स है, वो बहुत जरूरी है। ये एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। यहाँ एक और बड़ी दिक्कत, जितने भी हमारे बोर्ड हैं बिजली के, वो तकरीबन बीमार हैं। ये सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल माफ और ये सब कुछ कर करा के बिजली बोर्ड बीमार तकरीबन हो गए। और पावर सप्लाई बहुत ही जरूरी है। हमारे पास सोलर एनर्जी इतना ज्यादा है कि हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक चैलेंज अभी मौजूद है। इसी तरह से अब जमाना आ गया रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी हाई एंड टेक्नोलॉजी। वो हमको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी इंडस्ट्री में टू रिड्यूस द कॉस्ट। जितना ऑटोमेशन होगा, जिसको इकोनॉमी ऑफ स्केल्स कहते हैं, वहां एक ही तरीका है कि जितना ऑटोमेशन तेजी से होगा, कॉस्ट विल रिड्यूस, एफिशिएंसी विल कम। ऑफ कोर्स समस्याएं वहां पर भी हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं,
और एक और भी बड़ी बात है, हाई इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्विजिशन की जरूरत है, जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जमीन के लिए आप ये देखिए, बंगाल में जब टाटा का प्लांट लगना था नंदीग्राम, तो क्या दिक्कत हुई थी वहां पर, लैंड एक्विजिशन इज ए प्रॉब्लम। अब कुछ लोग हालांकि पहले से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। ये सब कुछ होने के बाद एक और बड़ा काम रह जाता है, और वो है ब्यूरोक्रेसी। ये कमाल के लोग हैं, हर चीज के ऊपर वो ब्यूरोक्रेट इस तरह से बैठा रखे हैं। और बहुत सारी जगह तो एक ही बात होती है कि काम को कैसे रोका जाए। इतने रेगुलेशंस लगा रखे हैं, इतने काम हो ही नहीं सकता। मतलब कल भी मैं यही कह रहा था कि ये जो आदत पड़ी है लेने और देने की, इसने नाश कर रखे हैं। रेगुलेटरी बॉडीज हैं, बड़ी भारी दिक्कत है, कोई काम कर लो, काम करने ही नहीं देते, ये इनएफिशिएंसी जनरेट करते हैं। यहाँ जो चैलेंजेस हैं उनको फिर मैं रिपीट कर देता हूं। बूस्ट द कैपेसिटी, डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स, मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, इनको एयरपोर्ट्स बहुत वो करते हैं। पावर की सप्लाई डिसरप्टेड नहीं होनी चाहिए, रेगुलर पावर सप्लाई। और लॉजिस्टिक की जो 14 से 18% जो कॉस्ट है हमको, ये 7-8% तक टोटल जो हमारा खर्चा आता है उसमें इतना पैसा सिर्फ अकेले लॉजिस्टिक का लग जाता है। इसको कम करके हमको लगभग 4 से 5% तक कर देना चाहिए। कुछ चीजें पहले से बेटर होने लगी है, स्किल इंडिया आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ वही चीज आ गई। बहुत हमारा 48% ही वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल है, 52% तो हमने ये समझो कि काम चला रखा है। ये अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन पे चले जाओ, आप चाहे आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, दूसरे में, कैपेबल आदमी जो एफिशिएंट और स्किल्ड है ना, उनकी हर जगह जरूरत रहती है। हमको कैपेबल वर्कफोर्स बनानी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, ये सच बात है, रुकावट ही रुकावट हर जगह। और स्ट्रिक्ट लेबर लॉज है, वो कानून है, वो प्रोडक्शन के लिए थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वहां दिक्कत है। एक बड़ी बात और है हमारी, वो हर जगह आप लोगों को दिखाई देगी, और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत थोड़ा पैसा खर्च होता है, वी स्पेंड 0.6% ओनली, जबकि कोरिया 4 to 6% करता है, चाइना 2.8% करता है। रिसर्च एंड जब तक न्यू कट एज, जिसको कहेंगे कटिंग एज रिसर्च, और उनसे हट के हम क्यों पिछड़ रहे हैं। ये जो चीजें हैं, जैसे हमको रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत है, हमको माइक्रोचिप की जरूरत है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2 व्हीलर में दुनिया में सबसे ज्यादा हम बनाते हैं, लेकिन हमको माइक्रोचिप के लिए डिपेंड करना पड़ता है चाइना के ऊपर। चाइना बीच बीच में सपोर्टेज कर जाता है, उससे सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पंगु हो जाती है और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमको बहुत सारा इंसेंटिव डाल के यहाँ कुछ एक स्कीम्स आई है, उन स्कीम्स का नाम मैं बताना चाहूंगा। एक स्कीम है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इसी तरह से PMI, ये सारी चीजें प्रोडक्शन लिंक मैन्युफैक्चरिंग और PLI, ये अच्छी बात है। एक प्रधानमंत्री गति शक्ति और प्रधानमंत्री कौशल, ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन है क्या, वही एग्जीक्यूशन में फिर वही दिक्कत आ जाती है। PLI का जितना पैसा अलॉट हुआ उसका 37% ही डिस्बर्स हुआ, यानी 37% का मतलब क्या होगा,
63% पैसा डिस्पर्स ही नहीं हुआ और उसकी लचर पचर सी हो। गति शक्ति का भी इसी तरह से चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी तो हाईवेज ऑफ कोर्स ठीक चल रहे हैं, रेलवे का है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली अलवर रैपिड रेल बनना था, 5-6 साल हो गए, वो अभी तक गुड़गांव तक ही नहीं बनी है। दिल्ली में पहले दूसरी सरकार थी, वो पैसा जमा नहीं कर रही, अब दूसरी आ गई, गति शक्ति के साथ जुड़ रही है, कहीं पाइप आ जाती और वो यूं कहीं पड़ा हुआ। कुछ एक ये भी हो जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी हो जाते हैं, किसकी केंद्र में सरकार है, किसकी स्टेट में सरकार है, बीच में कौन कौन सी स्टेट है, वहां पर भी दिक्कत थी। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की थी, दिल्ली में आप सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की थी, अड़ंगा होता रहा और दिल्ली मेरठ बन गया, करनाल की तरफ चल पड़ा, लेकिन अलवर वाला नहीं चल रहा। जो नीमराना को, जो भिवाड़ी को, जो धारूहेड़ा को, जो मानेसर को, जो गुड़गांव को, इतने मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, इनको लिंक करने वाला ये रैपिड रेल जो ट्रांजिट सिस्टम था, ये अभी तक पेंडिंग है। हमको इन चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए। फिर मैं यही बात बताऊंगा, एक 1990 में हमने धमाका किया, 3 बड़ी क्रांति सी आई। ये मंडल था, एक कमंडल था और एक भूमंडल था। नरसिम्हा राव का मॉडल हालांकि शुरू हो गया था चंद्रशेखर जी के समय, और उन्होंने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेके आए थे सबसे पहले। तो ये जो मंडल कमंडल ने तो सोशल चेंज जो भी कुछ किया, भूमंडल ने यानी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी जिसको कहते हैं, एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, इसने लिबरलाइजेशन ने धमाका कर दिया और हमको दुनिया में खड़ा होने लायक इसने किया। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हमने जो अडॉप्ट कर रखी थी एक चीज, राशन कोटा परमिट को उसको हटाकर, और अब नई चीजों के साथ जुड़े और उसी में हम सॉफ्टवेयर में विशेष तौर से दुनिया में अग्रणी हो गए थे। आईटी इंडस्ट्री है, उसने धमाका किया। दुनिया के जो बेस्ट मॉडल्स थे, जो बेस्ट इंडस्ट्री आईटी की थी, उनको बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, थोड़ा पूना में, गुड़गांव में, नोएडा में, कितना सारा लग गया। हमने ये नहीं है कि कुछ हमने किया नहीं है, बहुत कुछ किया। 100% हमारा एक तरह से देखिए मोबाइल है, वो बाहर से आता था, अब हमने अपना अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। हालांकि कंपोनेंट अभी भी मेजोरिटी बाहर से ही आता है, लेकिन क्या हम आईफोन जैसा फोन निर्माण कर पाए? हम असेंबली चेन के साथ ही जुड़े हुए हैं अभी भी। एक बड़ी बात और है, जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उनका एक यही बात होती है, ग्लोबल चेन बनती है। बहुत सारे ट्रेड के ग्रुप्स बने हुए हैं, ट्रेडिंग, उनमें अगर हम जुड़ जाते हैं, देखिए जैसे, और कुछ एक लॉजिस्टिक का वे, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, और उस समय ये भी था हिंदुस्तान इसमें शामिल हुआ ना, हम नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इनका एक अलग से कुछ हम वहां हैं। आसियान के साथ हम विशेष तौर से जुड़े हुए हैं। ये जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, हमारा यूरोपियन यूनियन और यूएई के साथ बहुत अच्छी इस समय ट्रेड चल रही है। $100 बिलियन से ज्यादा हमारा ट्रेड वहां पर आ गई। फिर वही चीज आ जाती है कि ऐसी कौन कौन सी विशेष चीज। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूं, कानपुर में न्यू ईवी हब, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हब 700 करोड़ लगाकर कानपुर में विकसित किया जाता है। इसी तरह से बेंगलुरु में पीनिया SIR स्टेटस बेंगलुरु को दे दिया है,
और यहाँ आईटी के लिए बहुत सारा एक तरह से काम हो रहा है। ASICS स्पोर्ट्स जापान, ये स्पोर्ट्स के बहुत सारा सामान इसकी मदद से बनेगा। अब बड़ी बात कहां पर दिक्कत है, हमको सबसे ज्यादा रोजगार कहां मिलता है, MSME से मिलता है, और हमको बहुत सारा इंसेंटिव्स MSME को देना पड़ेगा। यहाँ एक और चीज है, पता नहीं क्यों छूट जाता है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट देता है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट को बड़े बड़े लोन दिए गए, उन्होंने से बड़ा हिस्सा इधर उधर भी हो गया। MSME को बचाना जरूरी है, क्योंकि रोजगार वो देता है, स्मॉल मीडियम और कॉटेज इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हिंदुस्तान की आत्मा है। और ये अगर हम संभाल लेते हैं तो और अच्छी बात है, जिसको कहेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिव बिजनेस है, उसकी तरफ हम जा सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात भी है डिजिटल इंडिया हुआ। डिजिटल इंडिया ने बहुत कुछ किया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल और रोबोटिक्स, ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़नी पड़ेंगी, इनको लाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्लांट में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आ जाएंगे रोबोटिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं। अब हर सेक्टर में एक विशेष चीज जो मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान ने थोड़ा सा काम जरूर किया है, डिफेंस सेक्टर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। ये जो झांसी वाला कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है, यहाँ कुछ काम हुआ है और हमने लगभग 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन अब जो हमारी थोड़ी सी झड़प पाकिस्तान के साथ हुई, थोड़ी सी झड़प, उसमें क्या पता लग गया, हिंदुस्तान को बेस्ट एयरप्लेन, फाइटर प्लेन्स, और वो भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के 40, 50, 60 कैटेगरी बनाने में। अब पैदल सेना का जमाना चला गया, सिर्फ ड्रोन और एयर अटैक और मिसाइल्स का जमाना रह गया है। हमको सिक्योर रहना है तो डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी जो बात है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ उद्योग को जोड़ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चैलेंजेस हैं, हमने बहुत कुछ अचीव किया है टेक्सटाइल में। हम हालांकि टेक्सटाइल में बांग्लादेश और वियतनाम टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर पॉलिटिकल अपीवल हो रहे हैं। देखो, चाइना हमसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पावर है, एक साथ जो कह दिया वो होता है एग्जीक्यूशन। हमारे यहाँ सेंटर फेडरेशन है और उसमें आपस में एक दूसरे के काम लगा रहे हैं, उससे एग्जीक्यूशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन फिर भी एक बार चल पड़ा पहिया तो अपने आप सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। हमारे अचीवमेंट्स अभी तक काफी ठीक है, लेकिन बहुत कुछ करना जरूरी है। नए ट्रेड रूट्स, नए पार्टनर्स हमको ढूंढने पड़ेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा, वर्क एफिशिएंसी हमको बढ़ानी पड़ेगी, कौशल के ऊपर विशेष काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत पैसा भी लगाना पड़ेगा, काम करने की जरूरत है। और जो 3-4 चीजें हैं जहाँ रेयर अर्थ मैग्नेट का है, माइक्रोचिप का, ये विशेष तौर से इंडस्ट्री को जरूरत होती है, इनको लोकली मैन्युफैक्चर करना बहुत जरूरी है। हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कम्युनिकेशन चाहिए, तो हमको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मोबाइल भी बनाने पड़ेंगे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बनाने पड़ेंगे, हमको फाइटर जेट्स भी बनाने पड़ेंगे। और आप देखिए, अभी तक भी हम जो ट्रेवल पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो भी इंडिया में नहीं बना पा रहे।
बहुत कुछ करना बाकी, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी, मंजिल अभी दूर है, लेकिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है आप लोग इस तरह से इस लेक्चर को के आधार पर तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो, किताब की किताब लिखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पे। एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता है, बुक्स की जरूर सपोर्ट करें आप लोग। ये एक मोटा मोटा आपको विचार दे देता है, चीजों को खोल देता है, जिसको आप एक शॉक ट्रीटमेंट करते हैं, एक झटका देने की कोशिश करते हैं, वो दे रहे हैं। समाज मुझे मेरी सर्विस के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मुझे मिलते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस को सोल्व करके आप लोगों के सामने एक तरह से लगभग फ्री की तरह से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ कर सका तो ये मेरी इबादत होगी, मेरी प्रार्थना होगी। धन्यवाद।